ओके स्टूडेंट्स, मैं सुनील दुबे हंसध्वनि आईएएस की आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई की दशा दिशा बिल्कुल ठीक होगी। तो आइए आज देखते हैं कि किस टॉपिक की शुरुआत करनी है। लेकिन आज के टॉपिक प्रारंभ करने से पहले देखते हैं एक जनरल रिकैप कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो पिछली क्लास में क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने तापीय प्रतिलोमन, थर्मल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तक की क्लास को कंप्लीट किया। तो देखते हैं कि आज की चर्चा का विषय क्या होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो मुख्य बिंदु है, मुख्य विषय है ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान रनिंग सेक्शन है। और इस रनिंग सेक्शन का जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है उसको बोलते हैं ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट, हीट बजट। तो स्टूडेंट, ये हीट बजट की चर्चा हम लोग आज करेंगे और देखेंगे कि महत्वपूर्ण इनमें कौन कौन से बिंदु आते हैं। तो एक जनरल सा सिनॉप्सिस अगर हम तैयार करें तो देखेंगे कि सबसे पहले हमें देखने हैं कि ये क्या है, व्हाट इज हीट बजट। फिर हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है। फिर हम देखेंगे ऊष्मा संतुलन। ऊष्मा संतुलन क्या है, हीट बैलेंस क्या है। हीट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम देखेंगे हीट बैलेंस के बाद फिर हम देखेंगे कि ऊष्मा बजट की संरचना क्या है, की संरचना, कैसे ये बजट कंप्लीट होता है। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास इन्हीं टॉपिक्स पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज हीट बजट की ही तरह आज की क्लास भी बड़ी हीट है, आप लोगों को कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और वेदर में भी हीटनेस बढ़ रही है तो सब कुछ हीट हीट ही है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी हीट होनी चाहिए, तभी सामने आने वाली परीक्षाएं आपके सामने आते ही ठंडी पड़ जाएंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कि समझें कि ये क्या है। अगर मैं इस क्या है कि परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें लिखना चाहूं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बजट शब्द क्या है। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, तो उसमें बजट का बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। और प्रतिवर्ष हमारी सरकार देश की आर्थिक व्यवस्था के संचालन हेतु आय व्यय का एक ब्यौरा प्रस्तुत करती है, जिसको हम लोग बजट करते हैं प्रत्येक वर्ष। ये तो बजट में हमने क्या देखा कि आय, इनकम अर्थात प्राप्तियां कितनी हो रही हैं और व्यय कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है। तो इनका एक जो लेखा जोखा है उसी चीज को हम लोग बजट कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ टर्म यहां पर यूज होगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और रिलेट करते हैं। देखिए, सरकार जब बजट निर्मित करती है तो क्या करती है। सरकार जब बजट निर्मित करती है तो देखती है कि अगर हमारा व्यय हमारी आय से ज्यादा है, अगर हमारा व्यय हमारी आय से ज्यादा है तो घाटे को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ेगा, लेकिन आय और व्यय को लगभग बिल्कुल बराबर करना होगा। जितनी हमारी प्राप्तियां उसी लेवल पर हमारा व्यय होना चाहिए। अर्थात यह एक दूसरा शब्द आया कि बजटरी सिस्टम में सदैव एक बैलेंसिंग मोड के बारे में सोचा जाता है, एक संतुलन अवस्था के बारे में सोचा जाता है। तो अब आइए इसी चीज को हम लोग अपने पृथ्वी के संदर्भ में देखें, अपने एटमॉस्फेयर के संदर्भ में देखें तो क्या हो सकता है। तो यहां पर भी एक आय और व्यय का लेखा जोखा होगा, लेकिन कैसी आय। तो आय ऊष्मा ऊर्जा, आने वाली ऊष्मा ऊर्जा को हम लोग ज्योग्राफी के टर्म में क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। इंसोलेशन अर्थात इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आगामी सौरिक विकिरण। जो आगामी सौरिक विकिरण है वो हमारी आय हो गई, पृथ्वी के लिए आय हो गई। और व्यय क्या हो गया, अब एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरने के बाद हमारी पृथ्वी पार्थिव विकिरण के रूप में उस ऊर्जा ऊष्मा को मुक्त कर देती है, तो वो क्या हो गया, व्यय हो।
ही हमारा क्या होता है, ऊष्मा बजट कहलाता है। तो अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो हम इसको इस ढंग से लिख सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य तप तथा सूर्य तप का अवशोषण व उत्सर्जन तथा पृथ्वी द्वारा मुक्त पार्थिव विकिरण के अवशोषण और उत्सर्जन के लेखा जोखा को ऊष्मा बजट कहते हैं। एक ये अच्छी सी डेफिनेशन स्टूडेंट आपके सामने है, आई होप कि आप इसको नोट कर लें। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि सूर्य से आने वाला सूर्य तप हमारे वायुमंडल में से होते हुए किस तरह से हमारे धरातल में गया, अब हमारा धरातल उसको अवशोषित किया, फिर पार्थिव विकिरण के रूप में मुक्त किया, फिर हमारा वायुमंडल गर्म हुआ। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, हीट बजट। इस पूरी प्रोसेस का जो एक लेखा जोखा, एक अकाउंट हम मेंटेन करेंगे कि कितना किस रूप में प्राप्त हुआ, किस तरह से उसका अवशोषण हो रहा है, किस तरह से उत्सर्जन हो रहा है, इसकी एक पूरी एक प्रक्रिया है, इसका एक पूरा तंत्र है। और इस तंत्र का जब हिसाब रखते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा बजट। स्टूडेंट इस चीज को नोट करें क्योंकि अभी इसको मिटाना भी पड़ेगा, स्पेस कम है, कंटेंट ज्यादा है। इस तरह से एक अच्छी सी डिफिनेशन हुई कि हमारा ऊष्मा बजट क्या है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एल्बिडो क्या है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि हीट बजट को पढ़ते समय अगर एल्बिडो की चर्चा ना की जाए तो टॉपिक हमारा अधूरा हो जाएगा। हाँ, इस बात को समझें। तो अब मैं अगर दूसरी चर्चा करूं कि एल्बिडो क्या है, एल्बिडो इसको पहले हम लोग समझते हैं। स्टूडेंट एक एक पॉइंट को अपनी नोटबुक में आप नोट करते जाएं, तभी एक अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। अब पहले समझें कि एल्बिडो होता क्या है। दरअसल देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाला जो हमारा सौर विकिरण है, अर्थात जिसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, सूर्यातप है, वो हमारे धरातल की ओर आया तो हमारी पृथ्वी पर व्याप्त बहुत सारे अवयव हैं, जैसे बादल है, जैसे हिमाच्छादन है, जैसे धूल कण है, जैसे जलवाष्प है, इत्यादि माध्यमों से आने वाला सोलर रेडिएशन कुछ मात्रा में एज इट इज रिटर्न हो जाता है, एज इट इज रिटर्न कर दिया जाता है। और ये जो आने और रिटर्न कर देने वाली जो एक आनुपातिक संबंध है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो किसी धरातल पर आपतित सौरिक विकिरण, किसी धरातल पर आपतित सौरिक विकिरण की वह मात्रा जो सीधे उत्सर्जित उस धरातल द्वारा उत्सर्जित कर दी जाती है, उस धरातल का एल्बिडो कहलाती है। अच्छा, अब समझे उस धरातल का एल्बिडो। तो किस धरातल का, जैसे मान लीजिए बादल है, तो बादलों द्वारा सोलर रेडिएशन की जो मात्रा रिटर्न कर दी गई वो बादल का क्या हो गया, एल्बिडो हो गया। अब अगर मान लीजिए हिमाच्छादन है, बर्फ की चादरें हैं, बर्फ की टोपियां हैं, हिम टोपियां जिनको हम लोग बोलते हैं, स्नो कैप्स बोलते हैं, उनके द्वारा आने वाला सोलर रेडिएशन की कुछ मात्रा रिटर्न कर दी गई, तो वो किसका रिटर्न हो गया, किसका एल्बिडो हो गया,
उस हिमाच्छादित धरातल का एल्बिडो हो गया। लेकिन अब समझे कि अगर पूरी संपूर्ण पृथ्वी को हम एक यूनिट मान लें, अगर संपूर्ण पृथ्वी को एक यूनिट मान लें, तो इसके इन विभिन्न अवयवों द्वारा जो रिटर्न की जा रही सोलर रेडिएशन की मात्रा है, उसको, उसका जो योग है वो हमारा क्या होगा, पृथ्वी का एल्बिडो होगा। क्योंकि इन अवयवों के अलग अलग एल्बिडो को अगर हम एक पृथ्वी के यूनिट में कंबाइंड कर दें तो वो संपूर्ण एल्बिडो किसका हो जाएगा, पृथ्वी का एल्बिडो हो जाएगा। तो इस बात को समझें कि अगर मैं इसको परिभाषित करना चाहूं तो क्या हम लिखेंगे, किसी धरातल द्वारा, किसी धरातल द्वारा आपतित सौर विकिरण की वह मात्रा जो सीधे अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है उस धरातल का एल्बिडो कहलाता है, एल्बिडो कहलाता है। लौटा के स्थान पर एक और बहुत ही अच्छा शब्द लिख ले, परावर्तित कर दी जाती है। परावर्तित कर दी जाती है तो थोड़ा सा डिग्निटी आ जाएगी, शब्दों की गरिमा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिडो का। अभी इस चीज को मैं सारी चीजों को चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझनी है, एल्बिडो के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये एल्बिडो क्या लघु तरंगीय सौरिक विकिरण है या दीर्घ तरंगीय पार्थिव विकिरण है। यस, यहां पर समझें कि ये जो एल्बिडो है किसी धरातल का, वो लघु तरंगीय सौरिक विकिरण है। सौरिक विकिरण है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि सूर्य के माध्यम से आने वाली जो ऊर्जा है वो इंसोलेशन है, वही सूर्य तप है, और उसका आकार प्रकार क्या है, लघु तरंगीय सौरिक विकिरण होता है। तो वही सीधे रिटर्न कर दिया गया। अभी धरातल पर तो ऊष्मा गई नहीं, तो जब वो अवशोषित होगी और फिर विकिरण होगा तो उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलेंगे, पार्थिव विकिरण बोलेंगे। वो कैसी होगी, लॉन्ग वेव होगी। लेकिन एल्बिडो में ये देखा गया कि किसी भी धरातल द्वारा जो सौरिक ऊर्जा सीधे रिटर्न कर दी गई, वो तो लघु तरंगीय सौरिक ऊर्जा है ना, शॉर्ट वेव है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। इसलिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि वो कैसा हो, किस स्वभाव का परावर्तन होता है, तो लघु तरंगीय सौरिक विकिरण होता है वो एल्बिडो हमारा। तो इस तरह से स्टूडेंट इतनी बातें समझें। लेकिन पृथ्वी के संबंध में अगर हम समझ लें तो पृथ्वी को एक संपूर्ण यूनिट मान लें, तो इसके जितने भी अवयव हैं, इन सब का जो एल्बिडो होता है, इन सब के द्वारा जो रिटर्न कर दी जाने वाली सोलर एनर्जी है, वो अगर उसका एक हम कंबाइंड देखें, यूनिट देखें, तो इसको बोलते हैं हम लोग 35 यूनिट। कितनी यूनिट होती है, 35 यूनिट होती है। अच्छा, तो तीन बातें एल्बिडो के संबंध में आपने देखा। स्टूडेंट इसको नोट करें क्योंकि मुझे इसको समाप्त भी करना होगा। अब चौथी बात एल्बिडो के संबंध में देख लें। खूब अच्छे से प्रश्न बनने की संभावना इस बिंदु पर होगी कि सर्वाधिक एल्बिडो किस सतह का होता है, सर्वाधिक एल्बिडो किस धरातल का होता है। तो स्टूडेंट इस बात को समझ ले कि जो हिमाच्छादित धरातल होगा, अर्थात स्नो लेयर्स जहां पर होंगी, उनका एल्बिडो सर्वाधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हिमाच्छादित धरातल का एल्बिडो सर्वाधिक होगा। अच्छा,
अब अगर एक और मैं वेरिएशन आपको दे दूं, डेटा फैक्ट जो अक्सर आयोग की पूछने की आदत होती है, तो आप उस चीज को भी नोट कर लें कि ये 75 से 80% की स्थिति होती है। ध्यान रखना है, यहां यूनिट नहीं लिखना है, परसेंट लिखना है। एल्बिडो की का जब भी हम किसी पार्टिकुलर धरातल के संबंध में एल्बिडो की वैल्यूज को लिखना होगा तो हम परसेंटेज में लिखेंगे, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हीट बजट की संरचना जो हम देखेंगे तो वहां पर यूनिट शब्द का हम यूज करेंगे। इन दोनों का एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, लगभग ऐसा है, ऐसा आप मान के चले। फिर कभी अवसर मिला तो उसको समझाऊंगा। हिमाच्छादित धरातल का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। उसके बाद देखिए बादलों का होता है, बादलों का होता है लगभग 70 से 75% का एल्बिडो होता है बादलों का, 70 से 75% का। उसके बाद चट्टानी धरातल का, चट्टानी धरातल का लगभग 15 से 20% का इसका एल्बिडो होता है। और ध्यान रखें कि जल का, जलीय सतह, जलीय सतह का धरातल बहुत कम होता है और ये सिचुएशन पर वेरी करता है 2 से 10% के बीच में, क्योंकि जल का स्वभाव है। जल का स्वभाव क्या है स्टूडेंट, इस बात को समझें कि वो ऊर्जा को संवहनिक प्रक्रिया द्वारा धरातल के बहुत अंदर तक लेके जाता है। तो बहुत अंदर तक लेके जाएगा तो अवशोषण अधिक होगा, तो जो रिटर्निंग रेडिएशन है वो तो स्वाभाविक रूप से कम होगी। तो इसलिए यहां पर इतनी चीजें मैंने आपको एल्बिडो के संबंध में बता दी। इनको आप अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो आई होप कि एल्बिडो से रिलेटेड ना तो आपकी समझ में कमी होगी, ना तो किसी प्रकार का ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है। इस तरह से हमने ये एल्बिडो को पूरा किया कि ऊष्मा संतुलन क्या चीज है। देखिए ऊष्मा बजट एक प्रक्रिया है, लेकिन इसका परिणाम क्या होता है स्टूडेंट समझ ले। अगर मैं कह दूं कि ऊष्मा संतुलन, संतुलन तो हीट बैलेंस, हीट बैलेंस क्या चीज है, तो हम इसको कहेंगे कि ये है परिणाम। और अगर हम कह दें कि ऊष्मा बजट क्या चीज है, तो हम ये कह देंगे कि एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से ये परिणाम भाषित होता है। तो आइए देखते हैं ऊष्मा बजट क्या चीज है। ऊष्मा बजट स्टूडेंट कहता है, सॉरी ऊष्मा संतुलन क्या है, ये चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे कि श्लोक है कि तदीयम मस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपका जो है आपको अर्पित, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। तो यही बात यहां पर है। तो सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा ऊष्मा है हमारे धरातल की ओर आके जो सूर्यातप के रूप में जानी जाती है, उसकी मात्रा फाइनली हमारी पृथ्वी अपनी एक निश्चित प्रक्रिया के बाद एज इट इज अंतरिक्ष में रिटर्न कर देती है। वो इंसुलेशन से जो ऊर्जा धरातल हमारा प्राप्त करता है, वायुमंडल हमारा प्राप्त करता है, एक निश्चित प्रक्रिया के बाद उसको मुक्त कर देता है। जितनी इकाई आती है एक प्रक्रिया के बाद उतनी ही इकाई वापस चली जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जितनी इकाई आई और गई, ये क्या है, यही है ऊष्मा का बैलेंस, ये ऊष्मा का बैलेंस है। तो इससे होता क्या है, इससे हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर एक एवरेज फॉर्म में बना रहता है। ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ का टेम्परेचर इस समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब 15 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ के इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जरूरत क्या है कि सूर्य से आने वाला जितना भी सूर्यातप है पृथ्वी अंततः उसको अंतरिक्ष में निर्मुक्त कर दे। तो जितना पहले से होल्ड रखा था उतना को उतना आपके पास बरकरार हुआ। अगर मान लीजिए इस रेडिएशन की बहुत सारी मात्रा रुक जाए यहां पर, तब तो पृथ्वी गर्म होने लगेगी और यही तो वैश्विक तापन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अर्थात हम ऊष्मा बैलेंस के संबंध में ये बात कह सकते हैं कि सूर्यातप के रूप में प्राप्त ऊर्जा
की संपूर्ण इकाई को पृथ्वी अंततः एक प्रक्रिया के उपरांत अंतरिक्ष में निर्मुक्त कर देती है। इसी को ऊष्मा संतुलन के नाम से जानते हैं। ऊष्मा संतुलन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से ये हीट बैलेंस की बात हमने आपको समझाई। अब उसके बाद हम लोग अगले चरण की ओर चलते हैं कि ऊष्मा बजट की संरचना क्या है। तो आइए देखते हैं कि ऊष्मा बजट की संरचना क्या है। ऊष्मा बजट की संरचना, हो सकता है कि मुझे इस बोर्ड के 2 पार्ट करने पड़े, लेकिन फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि एक तरफ चित्र थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। ऊष्मा बजट की संरचना, आइए देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है। स्टूडेंट, हीट बजट की संरचना को समझने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं, खास तौर पर जो नए प्रिपरेशन में नए बच्चे हैं हमारे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक निश्चित तरीके से आपको इसको समझाना चाहूंगा, बड़े इजी ढंग से आप इस बात को समझ लेंगे कि दरअसल इसकी संरचना क्या है। लेकिन धैर्य के साथ देखेंगे, दौड़ दौड़ के और अस्थिर मस्तिष्क से देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी नहीं। बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं और मेरा विश्वास है कि आप समझ लेंगे। अब ऊष्मा बजट की संरचना को समझने से पहले इसके 3 चरण आप निश्चित करें। पहला चरण क्या है हमारा कि सूर्य तप हमें प्राप्त होता है। सूर्य तप यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जो सूर्य तप प्राप्त होगा, सूर्य तप का परावर्तन, एक पहले दिमाग में अपनी हेडिंग आप बनाइए। अभी ये कैसे चल रहा है मैं इसको बताता हूं। 3 चीजें आपको रटनी है। सूर्य तप का परावर्तन, फिर दूसरा देखिए सूर्य तप का अवशोषण, और तीसरी एक बात अपने दिमाग में आप बनाइए कि पार्थिव विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण। आसानी से ये तीनों शब्द बहुत आसान लगेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हम लोग समझ लिए। अब इन तीनों के तहत कुछ घटनाएं घटेंगी, वो मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं और ये आपकी संरचना बिल्कुल तैयार होगी। तो सूर्य तप का परावर्तन, पहले इस बात को कैसे समझेंगे, कितनी मात्रा में हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब मैं बता रहा हूं। पहले हम एक छोटा सा चित्र भी बनाएंगे। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ हो गई। इसके झुकाव की अंडरस्टैंडिंग आपको चूंकि पहले से दे दी गई है, इसलिए मैं यहां जरूरी नहीं समझूंगा कि इसके इंक्लिनेशन को भी दर्शाया जाए। बस यूं मान लें कि 0 डिग्री इक्वेटर रीजन ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का वायुमंडल है। यहां पर हमारा सूर्य है, सूर्य से निकलने वाला सूर्य तप, ये लघु तरंगी विकिरण के रूप में हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा है, लघु तरंगीय विकिरण के रूप में। तो अब पहली बात मैंने यहां पर क्या बताई है कि सूर्य तप का परावर्तन। तो अब यहां पर समझे स्टूडेंट कि सूर्य तप का परावर्तन 3 रूपों में होगा। सूर्य तप का, अब तुरंत समझ जाइए कि सूर्य तप का परावर्तन, इसका मतलब कि आने वाला जो सोलर रेडिएशन है उसकी कुछ ना कुछ मात्रा रिटर्न बैक होगी, वापस लौट जाएगी। तो इसी बात को समझ लेते हैं हम लोग। तो सूर्य तप के परावर्तन को आप ऐसे देखें, सूर्य तप के परावर्तन को ऐसे देखें कि किसके द्वारा, एक तो आप कहिए कि बादलों के द्वारा,
और दूसरी एक बात को लिखिए, प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन के द्वारा बिल्कुल सहज ढंग से आप इन चीजों को समझ लेंगे। बादलों के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा और हिमाच्छादित सतह के द्वारा या सतहों के द्वारा। अब ये तीन तरीके से सूर्य तप का परावर्तन होगा। अच्छा, तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि बादलों द्वारा, इसका मतलब हमारे वायुमंडल में बादल हैं, तो चलिए हम बादलों की उपस्थिति दर्शा देते हैं। तो इन बादलों द्वारा ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, सूर्य तप है, ये रिटर्न हो जाएगा। इन बादलों द्वारा हम लोग रिटर्निंग इसकी दिखा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन बादलों ज्वाला द्वारा ये जो निर्मुक्त हुई ऊर्जा है, ये कैसी है? लघु तरंगीय विकिरण है। कैसा है? लघु तरंगीय विकिरण है। क्यों? क्योंकि अभी तो धरातल द्वारा ये ऊर्जा का अवशोषण हुआ ही नहीं, तो पार्थिव विकिरण के रूप में ये अभी कन्वर्ट कहां हुई? लॉन्ग वेव के रूप में। तो इसका मतलब ये बादल जो परावर्तन कर रहा है वो लघु तरंगीय विकिरण के रूप में ही परावर्तन कर रहा है। तो अब प्रश्न उठता है कि सूर्य तप का जो परावर्तन है वो बादलों द्वारा कितना होता है? तो बादलों द्वारा होता है 27 इकाई। तो अब ये 27 इकाई किसकी? तो देखिए, आने वाला जो सोलर रेडिएशन है, सूर्य तप है, अगर मैं उसको कुल मिला के 100 इकाई मान लूं, तो 100 इकाई अगर मैं इसको मान लूं, तो इसकी 27 इकाई बादलों द्वारा निर्मुक्त कर दी गई। तो अब आप देखिएगा, इस 100 इकाई में 27 ये हो गया। अब प्रकीर्णन द्वारा, अब देखो प्रकीर्णन क्या होता है, पहले इस बात को आप समझो स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझना कि बादलों द्वारा तो सीधे हो गया, यानी हमारा जो वायुमंडल है वो एक निश्चित ऊंचाई तक, धरातल से एक निश्चित ऊंचाई तक धूल कण, जल वाष्प इत्यादि से भरा हुआ है। तो ये जो धूल कण और जल वाष्प हैं, ये क्या करते हैं? ये दरअसल सूर्य की दृश्य किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं। तो दरअसल आने वाले सूर्य तप की बहुत सारी मात्रा इस स्कैटरिंग से भी लॉस हो जाती है। तो हम देखें कितनी मात्रा लॉस हो जाती है। तो ये कहा गया कि 6 इकाई 6 यूनिट प्रकीर्णन द्वारा क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। अच्छा, अब हिमाच्छादित सतहों द्वारा कितना हो रहा है? तो इसके लिए बोला गया कि 2 इकाई हिमाच्छादित सतहों द्वारा हो गया। तो अगर इस चीज को हम जोड़ दें तो कितना होगा? 27 2 29 6 35, तो ये 35। अब देखिए यहां पर सूर्य तप का जो परावर्तन है वो कितना हो रहा है? 35 इकाई का परावर्तन हो गया। अच्छा स्टूडेंट, अब यहां पर इस बात को समझना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कि कुल आने वाला जो सोलर रेडिएशन सूर्य तप है उसको हमने कितनी इकाई मानी है? 100 इकाई। उसमें से ये 35 यूनिट क्या हुई? रिटर्न हो गई। 35 यूनिट जब रिटर्न हो गई तो हमारे पास बची कितनी? 65 यूनिट बची। अब आप स्टूडेंट देखो इस चीज को कैसे चित्रित करेंगे। बादलों के द्वारा 27 इकाई, वायुमंडलीय ये जो धूल कण और गैस के कण हैं, ये लेयर में मान लेता हूं कि ऐसा है। ये क्या करेंगे? ये भी रिटर्न करेंगे, लेकिन कैसी वेव्स ये रिटर्न कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रकीर्णन के माध्यम से, स्कैटरिंग के माध्यम से जो परावर्तित हो रही हैं वो भी लघु तरंगीय सौरिक विकिरण है। तो ये कितनी रिटर्न कर रही हैं प्रकीर्णन के द्वारा? 6 इकाई। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हिमाच्छादित आवरण तथा पर्वतों के शीर्ष भाग पर, और जैसे मान लीजिए ये कोल्ड एरिया में कुछ पर्वत है, कुछ
हॉट एरिया में भी पर्वत होंगे, लेकिन उनके ऊपरी क्षेत्र पर स्नो लेयर्स पाई जाएंगी, क्योंकि उनका एल्टीट्यूड ज्यादा होता है। सामान्य ताप पतंदर कहती है कि ऊंचाई के जाने पर वायुमंडल का तापमान कम होता है। तो इन पर और कुछ कोल्ड डेजर्ट्स होंगे, तो इन पर भी स्नो कैप्स पाई जाएगी। तो कुल मिला के इन सारे स्नो कैप्स की जो रिटर्निंग एल्बिडो है वो कितनी है, 2 इकाई है। स्टूडेंट, यहां पर एक माइन्यूट बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन स्वभावतः आएगा कि अभी सर ने बताया कि हिमाच्छादित सतहों का एल्बिडो सर्वाधिक होता है, बादलों की तुलना में तो ज्यादा ही होता है। फिर यहाँ पर इसकी जो रिटर्निंग यूनिट है वो 2 ही यूनिट है। ऐसा क्यों है? दरअसल स्टूडेंट समझे कि इसकी रिटर्निंग कैपेसिटी तो ज्यादा है, लेकिन सूर्य तप ऊपर से जब हमारे सूर्य से निकल के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो सबसे पहले जो इसका संपर्क होगा वो बादलों से होगा। बादल हिमाच्छादित सतहों की तुलना में ऊंचाई पर है, तो इससे बहुत सारी मात्रा रिटर्न होगी। तो ध्यान रखना है, इसकी रिटर्निंग रेट, एल्बिडो रेट ज्यादा है, लेकिन ये बादल बहुत मात्रात्मक रूप से अधिक रिटर्न करता है सूर्य तप को, लेकिन दर इसकी अधिक होती है। तो हिमाच्छादित सतहों तक आते आते काफी मात्रा सूर्य तप की कम होगी। तो उसमें से चूंकि 100 इकाई की बात की गई है तो इसलिए 2 इकाई रखी गई, लेकिन इसकी जो तीव्रता है, इसका जो रेट है वो अधिक है। हाँ, यहां पर ये इसकी यूनिट मात्रा की बात है, हमने 100 यूनिट पूरा मान के रखा है। तो इस तरह से पहला चरण हमारा पूरा हो गया कि सूर्य तप का परावर्तन। एक बात दिमाग बैठ गई कि कितने यूनिट का है, 35 यूनिट का। तो बचा कितना हमारे पास, 65 यूनिट। इसका मतलब इस अगले क्रम में जो कुछ भी जाएगा वो कितनी यूनिट जाएगा, वो 65 यूनिट जाएगा। वो कितनी यूनिट जाएगा, वो 65 यूनिट जाएगा। अब स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा कि 65 यूनिट ये इनके रिटर्निंग के बाद सोलर रेडिएशन हमारा नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, अब देखिए ये हमारा 1000 किलोमीटर तक का फैला हुआ वायुमंडल है। अच्छा स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे कि बादलों के रिटर्निंग से पहले सोलर रेडिएशन का जो सोलर स्पेक्ट्रम है, उसमें हमारी अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज, इस तरह की जितने स्पेक्ट्रम में किरणें हैं वो सब अलग अलग फेजेस पर अपने अपने कार्य में बिजी हो जाती हैं। तो वो तो लगभग वहीं रुक गई। अब हमारे धरातल के वायुमंडल में ये जो बादलों से रिटर्न होने की व्यवस्था, ये किसकी है, दृश्य प्रकाश की। विजुअल जो रेज हैं, जिनको हम लोग विभज्ञोर के नाम से पढ़ा करते हैं कि बैजानी हापी नाला, उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें कलर का, तो वो दृश्य प्रकाश की ये व्यवस्था है, नहीं आ रहा है, उसका अवशोषण वहां पर हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे वायुमंडल में दृश्य प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं। तो उन्हीं में से बादलों से सबसे पहले सूर्य तप का परावर्तन हो गया, 35 इकाई। कितना, बादलों द्वारा इतना, प्रकीर्णन द्वारा इतना, और हिमाच्छादित सतह द्वारा इतना। तो हमारे पास इसके नीचे हमारे वायुमंडल में, अब वायुमंडल में इंटर कितने यूनिट कर रही है, 65 यूनिट की बत्ती। अब इस 65 यूनिट का जो इनकमिंग रेडिएशन है, सूर्य से इनकमिंग रेडिएशन है इस 65 का। अब देखिए, तो यहां पर शब्द क्या लिखा गया है, सूर्य तप का अवशोषण। ध्यान रखना है, पार्थिव विकिरण का अवशोषण नीचे है। तो अब ये सूर्य तप ही तो 65 यूनिट बच के नीचे आ रहा है, ये सूर्य तप ही तो 65 यूनिट बच के नीचे आ रहा है। तो अब इसमें हम देखेंगे क्या कि हमारा वायुमंडल 14 यूनिट, ध्यान रखना है, 14 यूनिट सीधे वायुमंडल अवशोषित करता है, वायुमंडल अवशोषित करेगा। अब यहां पर एक कंट्रडिक्शन आपके सामने क्रिएट होना चाहिए। वो क्या क्रिएट होना चाहिए कि अभी तक लगातार इस क्लासेस में ये चीजें बताई जा रही हैं
कि जो हमारा वायुमंडल है वो हीट होता है पार्थिव विकिरण के द्वारा, पार्थिव विकिरण के द्वारा। लेकिन जो सूर्य तप है उसका भी क्या वायुमंडल अवशोषण करता है? हाँ, आप जब हीटिंग प्रोसेस वाला, एटमॉस्फेरिक हीटिंग वाले लेक्चर में जाएंगे तो मैंने बोला था कि सूर्य तप से आने वाली जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो सूर्य तप के रूप में हमें प्राप्त होती है उसकी आंशिक मात्रा हमारा वायुमंडल होल्ड करता है। हाँ, तो यही वो यूनिट है। आज स्पष्ट हो गई। मैंने बोला था कि मैं आगे चल के इसको बिल्कुल यूनिट वाइज स्पष्ट करूंगा, नहीं उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस बात को समझ लें कि 14 इकाई वायुमंडल ने अवशोषित कर दिया। अब जब 14 इकाई कर दिया तो 65 में अगर हम 14 माइनस कर दें तो कितना? 65। हाँ, 65 यूनिट में हमने कितना कर दिया? 14 को माइनस कर दिया, 14 हमने माइनस कर दिया, 15। अब हमारे पास कितना बचा? 51 यूनिट। तो अब आप देखना 51 यूनिट नीचे धरातल पर आई। अब ये 51 यूनिट इस धरातल द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। 51 यूनिट धरातल द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। देखिए ध्यान रखना है, सूर्य तप का अवशोषण तो 14 इकाई 14 यूनिट वायुमंडल द्वारा और 51 यूनिट किसके द्वारा? 51 यूनिट हमारा धरातल द्वारा, धरातल द्वारा 51 यूनिट हमारा कर लिया, अवशोषण कर लिया। तो अब देखिए दूसरा चरण पूरा हो गया, सूर्य तप का अवशोषण। अब देखें कि धरातल, ये जो हमारा पृथ्वी का धरातल है, फाइनली इसके पास इस 100 इकाई की कितनी यूनिट आई? तो 51 यूनिट आई। अब इस 51 यूनिट को पृथ्वी अपने अंदर होल्ड करेगी और इसी का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बनाएगी, इसी का टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बनाएगी, पार्थिव विकिरण बनाएगी। अब उसी पार्थिव विकिरण से हमारा वायुमंडल गर्म होना चाहिए। ये जो 51 यूनिट इसको मिला है, अब इसी को अपने अंदर होल्ड करेगी, धरातल हमारा गर्म होगा और फिर वो रिटर्न करेगा लॉन्ग वेव, वही हमारा पार्थिव विकिरण होगा। लेकिन वो किसका? इस 51 यूनिट का। अच्छा, इसके साथ फिर अगली मैंने क्या आपको बता दी कि पार्थिव विकिरण का उत्सर्जन व अवशोषण। दो बातें समझ में आ गई। अब तीसरी बात क्या है कि पार्थिव विकिरण अब निकलेगा तो अब इसका कितना उत्सर्जन होगा, कितना अवशोषण होगा, ये बात जान ले, बस हमारा काम हो गया। अब देखिए तो इसमें से क्या होगा कि 17 यूनिट, कितनी? 17 यूनिट सीधे मुक्त कर दिया जाएगा। सीधे मुक्त किसमें? अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में सीधे मुक्त कर दिया जाएगा। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि पार्थिव विकिरण जो भी निकलता है वो वायुमंडल उसको अवशोषित करता है और स्वयं वायुमंडल गर्म होता है। लेकिन यहां है कि 17 यूनिट क्या हो रही है? सीधे अंतरिक्ष में निकल जा रही। हाँ, सीधे अंतरिक्ष में। अब इसकी 17 यूनिट जो जाती है, ये बिना वायुमंडल को गर्म किए सीधे ये विकिरण निकल जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाता है। अच्छा, तो कैसे निकल जाता है? तो जैसे ये निकलता है उस प्रक्रिया को, उस स्थान को बोलते हैं हम लोग, एक कॉन्सेप्ट आता है रेडिएशन विंडो का। ध्यान रखना है स्टूडेंट, रेडिएशन विंडो, विकिरण खिड़कियों का कॉन्सेप्ट आता है। ये क्या है? हमारे वायुमंडल का अणुओं के बीच में जो निर्वात बनता है तो उससे एक तरह का स्पेस प्राप्त हो जाता है पार्थिव विकिरण को मुक्त होने के लिए। तो जब कोई अवरोध नहीं होगा तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, तब वो हीटिंग नहीं करेगा, बल्कि वो सीधे अंतरिक्ष में निर्मुक्त हो जाएगा। तो ये 17 यूनिट सीधे के सीधे निर्मुक्त हो जाती है। तो अगर मैं 51 यूनिट में 17 यूनिट निकालने का प्रयास करूं तो आप देखेंगे कि 34 यूनिट बचेगा। तो अब क्या होगा कि ये जो बची हुई 34 यूनिट है, कितनी यूनिट? 34 यूनिट है, ये क्या होगी? वायुमंडल द्वारा अवशोषित होगी, वायुमंडल द्वारा अवशोषित, अवशोषित
वायुमंडल द्वारा अवशोषित होगी। अब ध्यान से देखिएगा कि इस ऊष्मा बजट की इस प्रोसेस में जो 100 यूनिट सोलर रेडिएशन हमें प्राप्त हुआ, उसका फाइनली 34 यूनिट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में उत्सर्जित हुआ। कितना? 34 यूनिट ही टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में मुक्त हुआ। अब ये जो 34 यूनिट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में मुक्त हुआ है, इसी को तो ये हमारा वायुमंडल होल्ड करेगा और गर्म करेगा। तो इसमें हमने देखा है कि नीचे से ऊपर तक, ऊपर की ओर वायुमंडल जब गर्म होता है तो सामान्य ताप पतन दर की बात आती है। सामान्य ताप पतन, नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर ठंडा होता चला जाता है, अर्थात ऊष्मा का ह्रास करेगा। फिर उसमें तापीय प्रतिलोमन की दशा आएगी, वो मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया। लेकिन अभी आपको ये जानना है कि 34 यूनिट ही हमारा पार्थिव विकिरण के रूप में पृथ्वी द्वारा निर्मुक्त किया जाता है, और इसी यूनिट को वायुमंडल हमारा अपने अंदर होल्ड करके अपनी हीटिंग प्रोसेस करता है। 34 यूनिट। अब स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं एक चर्चा कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बार बार ये सवाल बनता है और बनता ही रहेगा कि वायुमंडल आने वाले सूर्य तप की कुल कितनी मात्रा अवशोषित करता है। स्टूडेंट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहां पर समझें कि सूर्य तप का अवशोषण उसने 14 इकाई किया, लेकिन ये 14 इकाई क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन का, इंसोलेशन से इसने कितनी इकाई अपने आप अंदर होल्ड की? 14 इकाई, 14 यूनिट यहां पर इसने होल्ड किया। और पार्थिव विकिरण के रूप में इसने कितना होल्ड किया? 34 यूनिट, 34 यूनिट। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 48 यूनिट, 48 यूनिट हमारा वायुमंडल, ये नहीं, ये वायुमंडल फाइनली, धरातल पृथ्वी का वायुमंडल फाइनली कितनी यूनिट? 48 यूनिट होल्ड करता है, 48 यूनिट एनर्जी होल्ड करता है। कैसे किया फिर से समझ ले, ये कंफ्यूजन बच्चों को होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा कि यहां पर देखिए स्टूडेंट, 14 यूनिट ये सूर्य तप के अवशोषण के रूप में किया। किसका अवशोषण किया? सूर्य तप का किया। और 34 यूनिट किसका किया? पार्थिव विकिरण का किया। 34 यूनिट किसका किया? पार्थिव विकिरण का। तो ये पार्थिव विकिरण का और इनकमिंग रेडिएशन का दोनों यूनिट अगर हम ऐड कर दें तो कितना बनता है? 48 यूनिट हमारा एटमॉस्फेयर 48 यूनिट ऊर्जा होल्ड करता है। अच्छा, तो ये बात हमने समझ लिया। अब ये प्रश्न बहुत बनता है, बार बार बनता है कि हमारा वायुमंडल अंततः कुल कितनी एनर्जी होल्ड करता है, कितनी इकाई एनर्जी होल्ड करता है। तो आपको बताना है कि 48 एनर्जी। लेकिन अगर यहां पर प्रश्न बन गया कि पार्थिव विकिरण से हमारा वायुमंडल कितनी यूनिट एनर्जी होल्ड करता है, तो यू हैव टू से 34 यूनिट, नॉट 48। वो 48 समग्र हो गया। इस विभेदन को समझेंगे, इस भेद को बहुत ध्यान से समझेंगे, तब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगी। अच्छा, अब स्टूडेंट आप देखें कि टोटल तो मैंने आपको बता दिया 48 यूनिट हुई, लेकिन यहां पर समझ लें कि ये जो 34 यूनिट धरातल के द्वारा निर्मुक्त पार्थिव विकिरण है, ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। लेकिन क्या अपने पास सदैव वायुमंडल रखेगा? नहीं, वो भी उसे क्या करेगा? निर्मुक्त कर देगा। तो इस तरह से इस 34 यूनिट का जो उत्सर्जन है, 34 यूनिट का, अगर मैं किसी एक जगह पर स्थान बनाऊं, संभवतः मैं इधर बनाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा स्पेस निकालता हूं। इस 34 यूनिट का ये जानना बहुत जरूरी है कि ये 34 यूनिट किस तरह से, ये वायुमंडल में तो अवशोषित हो गई 34 यूनिट। अब अवशोषित होने के बाद धीरे धीरे करके वायुमंडल इसको भी निर्मुक्त कर देगा। तो इसको किस तरह से निर्मुक्त करेगा? 3 प्रकार होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखें, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखें कि 19 यूनिट संघनन की, जो संघनन होता है, जो कंडेंसेशन होता है, उसकी लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के रूप में 19 यूनिट संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में, और 9 यूनिट, 9 इकाई संवहन द्वारा, 9 इकाई संवहन द्वारा, 9 यूनिट संवहन द्वारा।
संवहन द्वारा, 9 यूनिट संवहन द्वारा हुआ और 6 यूनिट विकिरण के द्वारा, विकिरण प्रक्रिया द्वारा, 6 यूनिट रेडिएशन अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं विकिरण प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल अपनी संपूर्ण ऊर्जा को मुक्त कर देता है। तो प्रश्न यहां पर बनता है यहां पर कि सूर्य तप की पार्थिव विकिरण के रूप में प्राप्त जो ऊष्मा ऊर्जा की इकाई है उसको हमारा वायुमंडल सर्वाधिक किस रूप में निर्मुक्त करता है। तो सर्वाधिक क्या होती है हमारी स्थिति, संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में, और फिर 9 यूनिट किसके माध्यम से, संवहन के, और विकिरण के माध्यम से कितना, 6 यूनिट। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोगों ने हीट बजट के इन बिंदुओं पर चर्चा की। तो स्टूडेंट अगर मेरी कही हुई बात की पढ़े ही नहीं आत्मसात भी करें, और हंसध्वनि का उद्देश्य है कि क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रत्येक विषय वार कक्षाएं दी जाएं, कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। ये बात अगर सेटिस्फाई कर रही है तो एक बार हंसध्वनि IAS चैनल में विजिट करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा भी हौसला बुलंद रहे आपके सामने नए समय पर नए कंटेंट लेकर आने के लिए। अब आगे चल के हम लोग इस संदर्भ में और बड़ी सीरीज चलेंगे। लेकिन आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।